स्वागत है। आज हम मन और भाषा के जो गहरे रिश्ते हैं उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए हम मैक्स मुलर की किताब द साइंस ऑफ थॉट का पहला अध्याय देख रहे हैं। ये बिल्कुल पहला अध्याय जिसका शीर्षक है विचार के घटक तत्व। हाँ, तो आज का हमारा मकसद क्या है? हम ये जानना चाहते हैं कि भाई मुलर के हिसाब से ये सोचना, ये विचार है क्या चीज, इसके मतलब बुनियादी हिस्से क्या हैं, और वो सबसे बड़ा सवाल, क्या हम सच में भाषा के बिना सोच सकते हैं? तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं जरा। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये बताइए कि मुलर विचार को या सोचने को कैसे समझाते हैं। सुना है उनकी परिभाषा काफी सीधी है। हाँ, है तो सीधी। मुल्ला का तर्क ये है कि सोचने का जो बिल्कुल मूल मतलब है वो है चीजों को एक साथ लाना, जोड़ना। वो लैटिन शब्द कॉजिटो है ना, जिसका मतलब मैं सोचता हूँ, उसकी जड़ तक जाते हैं और उसका मतलब निकलता है एक साथ हिलाना या इकट्ठा करना। अच्छा। और जाहिर है अगर आप चीजों को जोड़ रहे हैं तो पहले वो अलग होनी चाहिए, तो इसमें अलग करना भी अपने आप आ गया। बल्कि थॉमस हॉब्स ने भी कुछ ऐसी ही बात कही थी कि सारी सोच जो है वो बस जोड़ और घटाव ही है। सिर्फ जोड़ना घटाना, ये तो सुनने में थोड़ा कम नहीं लगता? मतलब इतनी जटिल चीजें सोचते हैं हम। हाँ, पहली नजर में लगता है बिल्कुल, लेकिन मुलर का तर्क है कि हमारी सबसे मुश्किल, सबसे जटिल मानसिक प्रक्रियाएं भी, चाहे वो गणित हो या फिलॉसफी, आखिरकार इन्हीं सरल कामों पर टिकी हैं, चीजों को जोड़ना और घटाना। दिलचस्प। तो फिर विचार के ये बुनियादी हिस्से कौन से हैं? आपने कहा था 4 तत्व होते हैं। हाँ, 4। मुलर विचार के 4 ऐसे तत्व बताते हैं जिन्हें वो कहते हैं कि अलग नहीं किया जा सकता, अविभाज्य। पहला है संवेदनाएं, मतलब हमारी इंद्रियों से मिलने वाली कच्ची जानकारी, आंख, कान, त्वचा वगैरह से। ठीक है, रॉ डेटा। हाँ, बिल्कुल। दूसरा है प्रत्यय। ये उन संवेदनाओं से बनने वाली मानसिक छवियां या धारणाएं हैं, जैसे लाल रंग देखा तो लालिमा का जो अनुभव हुआ। तीसरा है अवधारणाएं। ये वो सामान्य विचार हैं या कैटेगरीज हैं जो हम कई प्रत्ययों को मिलाकर बनाते हैं, जैसे कई अलग अलग कुत्तों को देखा और फिर कुत्ता का एक सामान्य आइडिया बनाया। अच्छा, कॉन्सेप्ट्स। जी। और चौथा नाम, यानी इन अवधारणाओं को दिखाने वाले शब्द या कोई और संकेत, जैसे कुत्ता शब्द। तो ये चारों एक के बाद एक आते हैं, मतलब पहले संवेदना, फिर प्रत्यय, फिर अवधारणा और लास्ट में नाम, ऐसे? देखिए, यहीं पर बात थोड़ी पेचीदा हो जाती है। मुलर मानते हैं कि हाँ, हम समझने के लिए, विश्लेषण के लिए इनको अलग अलग देख सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन असलियत में जब हम वाकई सोच रहे होते हैं तब ये चारों एक साथ ही मौजूद होते हैं, अलग नहीं होते। एक साथ। हाँ, उनके हिसाब से कोई संवेदना बिना प्रत्यय के महसूस ही नहीं होती। हम सिर्फ कच्चा डेटा महसूस नहीं करते, हम उसे किसी ना किसी रूप में ही देखते हैं, है ना? और कोई प्रत्यय बिना अवधारणा के समझ में नहीं आता, हम उसे फौरन किसी कैटेगरी में डालते हैं। और सबसे अहम, मुरल के अनुसार, कोई भी अवधारणा बिना किसी नाम या संकेत के हमारे मन में टिक ही नहीं सकती, वो बनती ही नाम के साथ है। मतलब ये सब कुछ एक झटके में होता है? हाँ, काफी हद तक। और यहाँ ध्यान यानी अटेंशन का रोल बहुत बड़ा है। सोचिए, हमारे चारों ओर हर पल कितनी सारी संवेदनाएं हैं, कमरे का तापमान, कालीन का रंग, बाहर की आवाजें। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जब तक हम उन पर ध्यान नहीं देते, वो बस, आप कह सकती हैं, संवेदी छाप बनकर रह जाती हैं, वो असल प्रत्यय नहीं बनती। जैसे ही हम किसी चीज पर ध्यान देते हैं, मान लीजिए गुलाब पर, तो उसकी संवेदना, उसका रंग, उसकी खुशबू, उसका प्रत्यय, उस खास गुलाब की छवि, उसकी अवधारणा, फूल या गुलाब की कैटेगरी, और उसका नाम गुलाब, ये सब एक साथ हमारे अनुभव का हिस्सा बन जाते हैं। तो अगर ये चारों तत्व एक साथ काम करते हैं, अलग नहीं हो सकते, तो इन्हें अनुभव कौन कर रहा है? क्या मन के अलग अलग हिस्से हैं, जैसे एक याददाश्त के लिए, एक तर्क के लिए, ऐसा कुछ? ये बहुत अच्छा सवाल है। और यहीं पर मुलर एक बहुत ही मौलिक, आप कह सकते हैं क्रांतिकारी विचार सामने रखते हैं। वो जो पारंपरिक मनोविज्ञान की धारणा है ना कि मन अलग अलग शक्तियों या हिस्सों का जोड़ है, मेमोरी, रीजन, विल पावर वगैरह, उसे वो सिरे से खारिज करते हैं। वो इसे मनोवैज्ञानिक पौराणिक कथा कहते हैं। पौराणिक कथा? अच्छा। हाँ, इसकी जगह वो एक अकेली एकीकृत इकाई का प्रस्ताव रखते हैं, जिसे वो मोनोन कहते हैं। ये हमारा आत्म जागरूक स्व है, वो मैं जो अनुभव करता है। संवेदनाएं क्या हैं? इसी मोनोन में बाहरी दुनिया के असर से होने वाले बदलाव। और याददाश्त,
तर्क, बुद्धि, ये कोई अलग अलग शक्तियां नहीं हैं। ये उसी एक मोनोन के काम करने के अलग अलग ढंग हैं, और वो हमेशा उन 4 अविभाज्य तत्वों के साथ ही काम करता है: संवेदना, प्रत्यय, अवधारणा और नाम। तो मेमोरी कोई अलग डिब्बा नहीं है? नहीं, मेमोरी बस इन क्रियाओं के असर का बने रहना है, परसिस्टेंस। और तर्क वो भी कोई अलग औजार नहीं है, बल्कि इन्हीं तत्वों को जोड़ने, घटाने, तुलना करने की प्रक्रिया है। दिलचस्प बात यह है कि वो संस्कृत शब्द अंतःकरण का भी जिक्र करते हैं, जिसका मतलब है भीतर काम करने वाला उपकरण, जो मन के इस एकीकृत अविभाजित नजरिए से काफी मिलता जुलता है। वाह! तो मतलब अलग अलग फैकल्टीज नहीं, बल्कि एक ही मोनोन जो अलग अलग तरह से काम कर रहा है, और हमेशा भाषा या संकेतों के साथ। ये तो सोचने का बिल्कुल नया नजरिया है। लेकिन फिर जानवरों का क्या? क्या वो भी इसी तरह सोचते हैं? उनमें भी ये मोनोन होता है? मोनन यहाँ वो बहुत संभल कर चलते हैं। वो मानते हैं कि हम कभी भी 100% यकीन से नहीं कह सकते कि किसी जानवर के मन में ठीक वैसा ही क्या चल रहा है जैसा हमारे में। उनका तर्क है कि जानवरों में संवेदनाएं और प्रत्यय तो होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, चीजों को महसूस कर सकते हैं, उनकी एक धारणा बना सकते हैं। हाँ। लेकिन जो चीज उन्हें इंसानों से अलग करती है वो है अमूर्त अवधारणाएं बनाने की क्षमता, और फिर उन अवधारणाओं को व्यक्त करने के लिए भाषा यानी नामों का इस्तेमाल करने की क्षमता। इसलिए म्यूलर जानवरों के लिए बुद्धि या तर्क जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने से बचते हैं, कम से कम उस मतलब में जिसमें हम इंसानों के लिए करते हैं। पर जानवरों की समझदारी के तो कितने ही किस्से हैं। जैसे वो ओडिसियस का कुत्ता था आर्गुस, 20 साल बाद अपने मालिक को पहचान लिया उसने। हाँ बिल्कुल। या म्यूलर का अपना कुत्ता वॉल्डमैन, जो उन्हें भीड़ में भी ढूंढ लेता था। या वो पाइक मछली का उदाहरण, जो कांच से टकराने के बाद छोटी मछलियों पर हमला करना बंद कर देती है। ये सब बिना सोचे समझे कैसे हो सकता है? म्यूलर इन उदाहरणों को अवधारणात्मक सोच से अलग तरीके से समझाते हैं। उनका कहना है कि हो सकता है आर्गस ने ओडिसियस को उसकी आवाज से पहचाना हो, या उसकी चाल से, या शायद किसी खास निशान से, न कि मालिक की एक सामान्य अमूर्त अवधारणा से। अच्छा। कुत्ते तो अक्सर अपनी सूंघने की गजब की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, जिसे समझना भी हमारे लिए मुश्किल है। और वो पाइक मछली, उसका व्यवहार कांच से टकराने के दर्दनाक अनुभव की सीधी याद पर आधारित है, किसी सामान्य नियम पर नहीं कि देखो भाई पारदर्शी चीजों से चोट लग सकती है। मूलर कहते हैं कि ये कुछ वैसा ही है जैसे छोटे बच्चे भाषा सीखने से पहले सीखते हैं, सीधे अनुभव से, संवेदी छापों से, ना कि अमूर्त सिद्धांतों से। वो इसे संवेदित तर्क कह सकते हैं, जो अवधारणाओं वाले अवधारणात्मक विचार से अलग है। और वो कैटरपिलर का क्या, जो बिना सीखे ही इतना मुश्किल कुकून बुन लेता है? उसे मूलर सहज ज्ञान यानी इंस्टिंक्ट का एक बेहतरीन उदाहरण मानते हैं। ये एक जन्मजात व्यवहार है जो विरासत में मिला है। ये सीखा हुआ या तर्क से आया हुआ नहीं है, ये विचार का नतीजा नहीं है। हाँ, दिमाग के आकार की भी बात होती है, गोरिल्ला का इतना, इंसान का इतना। लेकिन मूलर कहते हैं कि भाई सिर्फ आकार ही सब कुछ नहीं है, उसकी बनावट, उसकी संरचना ज्यादा जरूरी है। और जानवरों की इंद्रियां तेज हो सकती हैं, जैसे कुत्ते की सूंघने की शक्ति, पर वो उन्हें हमारी तरह सोचने की क्षमता नहीं देती। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? क्या मूलर साफ साफ ये कह रहे हैं कि सोचने के लिए भाषा या शब्द सचमुच बिल्कुल जरूरी है? हाँ बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि यही इस अध्याय का और शायद पूरी किताब का केंद्रीय तर्क है। मूलर का दृढ़ विश्वास है कि इंसान का विचार और भाषा, या कम से कम किसी न किसी तरह के संकेत या प्रतीक, ये अविभाज्य हैं, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। वो सेंट ऑगस्टीन का हवाला भी देते हैं, कोजितामस सेड वर्बा कोजितामस। हम सोचते हैं पर हम शब्दों को सोचते हैं। उनका मतलब है कि हमारी सोच की पूरी प्रक्रिया ही अंदर से शब्दों या संकेतों से बुनी हुई है। और वो इस विचार के समर्थन में कई बड़े दार्शनिकों का जिक्र करते हैं। हॉब्स, बर्कले, हर्डर, हम्बोल्ट, हेगल, शोपेनहावर, इन सब ने माना था कि भाषा विचार के लिए मौलिक है। हेगल ने तो यहां तक कहा था, हम नामों में सोचते हैं। शोपेनहावर का मानना था कि बुद्धि भाषा को जन्म देती है और फिर भाषा बुद्धि को और तेज करती है, उसे पैना बनाती है। अच्छा। हाँ, जॉन लॉक ने थोड़ा फर्क किया था। उनका मानना था कि शायद बिल्कुल सरल, सीधे अनुभव वाले विचार बिना शब्दों के मुमकिन हो, लेकिन जटिल विचार, सामान्य नियम और खासकर दूसरों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, उसके लिए तो शब्द अनिवार्य हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल ने भी कुछ ऐसा ही फर्क किया था। संवेदी तर्क, जो शायद जानवरों में भी हो, और भाषा पर निर्भर अवधारणात्मक विचार। और सर विलियम हैमिल्टन,
ने भाषा को विचारों का किला कहा था। हाँ, क्या बढ़िया उपमा दी थी उन्होंने। जैसे सुरंग खोदते समय हर कदम पर दीवार को मजबूत करना पड़ता है ताकि सुरंग ढह ना जाए, बिल्कुल वैसे ही भाषा हमारे विचारों को स्थिरता देती है, उन्हें सुरक्षित रखती है ताकि हम उन पर टिक कर और आगे सोच सकें। बिना भाषा के उनके हिसाब से हमारे विचार बस हवा में उड़ जाते हैं, हम उन्हें पकड़ ही नहीं पाते। लेकिन गणित के चिन्हों का क्या, जैसे प्लस माइनस या जब हम उंगलियों पर गिनते हैं, उसमें तो शब्द नहीं लगते सीधे सीधे। मुलर इन्हें भी आखिरकार भाषा से ही जुड़ा मानते हैं। देखिए, 5 उंगलियां दिखाना भी तो 5 की अवधारणा का ही प्रतीक है ना? और 5 खुद एक शब्द है, एक नाम। हाँ, ये बात तो है। गणित के चिन्ह भी एक तरह की भाषा ही हैं, संकेतों की एक व्यवस्था जिस पर सब सहमत हैं। यहां तक कि सोचिए, जब हम कोई ऐसा जानवर देखते हैं जिसका नाम हमें नहीं पता, हम फौरन उसे किसी सामान्य कैटेगरी में डाल देते हैं। अच्छा, ये कोई जानवर है, ये कोई पक्षी है, ये कीड़ा है। ये जो वर्गीकरण है, ये अपने आप में एक भाषाई काम है। इसमें हम एक सामान्य अवधारणा और उसके नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुलर का दावा है कि हम बिना किसी नाम या संकेत के किसी चीज के बारे में एक सामान्य अवधारणा के तौर पर सोच ही नहीं सकते। और वो जो कभी कभी लगता है कि दिमाग में कोई विचार तो है पर उसके लिए सही शब्द नहीं मिल रहे, जिन्हें हम अकथनीय विचार कह देते हैं। हाँ, ये भी एक अहम मुद्दा है। मुलर के अनुसार जिन्हें हम अक्सर अकथनीय विचार कहते हैं, वो या तो बहुत धुंधली भावनाएं होती हैं या अधूरी धारणाएं होती हैं, या ऐसे विचार जो अभी पूरी तरह बने ही नहीं हैं, स्पष्ट नहीं हुए हैं। जब हमें सही शब्द नहीं मिलते तो ये अक्सर भाषा की कमी नहीं दिखाता, बल्कि खुद उस विचार के अधूरेपन या अस्पष्टता को दिखाता है। अच्छा। असल में ये बात कि हम बेहतर शब्दों की तलाश करते हैं या किसी नई चीज के लिए नया शब्द गढ़ते हैं, ये खुद ही इस बात का सबूत है कि विचार अपनी पूरी स्पष्टता और अपनी पूरी ताकत शब्दों में ही पाता है। वो खोज ही ये बताती है कि मंजिल शब्द ही है। उन्होंने एक मानसिक प्रयोग करने को भी कहा था, है ना? हाँ, बिल्कुल। वो कहते हैं, आप कोशिश कीजिए कि कुत्ता शब्द का इस्तेमाल किए बिना या कुत्ते की किसी तस्वीर या भौंकने की आवाज जैसे किसी भी चिन्ह का इस्तेमाल किए बिना सिर्फ कुत्ता होने की सामान्य अवधारणा के बारे में सोचें। मुलर दावा करते हैं कि ये नामुमकिन है। आप या तो किसी खास कुत्ते की छवि सोचेंगे जो कि एक प्रत्यय है, सामान्य अवधारणा नहीं, या फिर आप अनजाने में ही कुत्ता शब्द या उससे जुड़ा कोई और सामान्य शब्द जैसे जानवर या पालतू सोच लेंगे। सामान्य अवधारणा बिना नाम के पकड़ में ही नहीं आती। लेकिन दुनिया में तो हजारों भाषाएं हैं, अलग अलग तरह की। तो क्या ये इस बात का सबूत नहीं है कि विचार तो एक ही जैसा है सबके मन में, बस उसे कहने के तरीके अलग अलग हैं? मतलब विचार भाषा से आजाद है। देखिए, ये सुनने में बहुत लॉजिकल लगता है, ये एक आम तर्क है, लेकिन मुलर इससे सहमत नहीं है। उनका मानना है कि भाषाओं की ये जो विविधता है, ये असल में विचार और भाषा के गहरे अटूट रिश्ते तो ही दिखाती है, उनकी आजादी को नहीं। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि अलग अलग भाषाएं दुनिया को थोड़े अलग नजरिए से देखती हैं, चीजों को थोड़ा अलग ढंग से बांटती हैं, उनमें फर्क करती हैं। जैसे वो स्विट्जरलैंड के एक पहाड़ का उदाहरण देते हैं। एक तरफ से देखने पर वो बर्फ से ढका रखता है तो वहां के लोग उसे व्हाइट हॉर्न कहते हैं, दूसरी तरफ बर्फ नहीं रहती तो वहां के लोग उसे ब्लैक हॉर्न कहते हैं। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि कैसे अनुभव, पहाड़ कैसा दिख रहा है, अवधारणा, काला सींग या सफेद सींग, और नाम, ये सब एक साथ जुड़े हुए हैं। ये विचार की आजादी नहीं, बल्कि भाषा के साथ उसकी एकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक ही चीज के कई नाम हों या एक ही नाम के कई मतलब हों, लेकिन मुलर के अनुसार यह साबित नहीं करता कि अवधारणाएं शब्दों के बिना हवा में तैर रही हैं। और उन लोगों का क्या जो बोल या सुन नहीं सकते? वो तो जाहिर है सोचते हैं, तो फिर भाषा कैसे अनिवार्य हुई? ये वाकई एक बहुत जरूरी सवाल है, और मूलन वारते हैं कि हाँ, वो निश्चित रूप से सोचते हैं, लेकिन कैसे सोचते हैं? वो मौखिक शब्दों की जगह दूसरे संकेतों का इस्तेमाल करना सीख लेते हैं, जैसे उंगलियों से बनी सांकेतिक भाषा, साइन लैंग्वेज। हाँ, बिल्कुल। तो मूलर के लिए ये उनके तर्क को कमजोर नहीं करता, बल्कि और मजबूत करता है। ये दिखाता है कि सोचने के लिए किसी न किसी तरह की संकेत प्रणाली जरूरी है, चाहे वो बोली जाने वाली भाषा हो या हाथों के इशारे हो या कोई और प्रतीक। संकेत का रूप बदल सकता है, पर संकेत की जरूरत बनी रहती है। विचार बिना संकेत के नहीं टिकता। तो मैक्स मूलर के इस पूरे विश्लेषण से आज हमने क्या मुख्य बातें समझी, अगर समेटना हो तो? संक्षेप में कहें तो मूलर का सबसे बड़ा और आप कह सकते हैं सबसे क्रांतिकारी तर्क यही है कि इंसान का सोचना कोई अकेली चीज नहीं है। ये 4 अविभाज्य हिस्सों का एक मिला-जुला नतीजा है। संवेदना, प्रत्यय, अवधारणा और नाम, यानी भाषा या संकेत। ये चारों अलग अलग नहीं हो सकते,
ये एक साथ ही विचार को बनाते हैं। और इसे अनुभव करने वाला कौन है? एक अकेली एकीकृत इकाई जिसे वो मोनोन कहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भाषा सिर्फ हमारे विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का एक बाहरी साधन नहीं है, जैसा हम आमतौर पर सोचते हैं। हाँ, ज्यादातर यही लगता है। बिल्कुल, बल्कि मूलर कहते हैं कि भाषा खुद विचार के बनने और उसके टिके रहने के लिए अंदर से जरूरी है। हम शब्दों या किसी न किसी तरह के संकेतों के बिना उस तरह से सोच ही नहीं सकते जैसा हम मनुष्य सोचते हैं। जानवरों की अपनी मानसिक दुनिया हो सकती है, उनकी अपनी क्षमताएं हो सकती हैं, लेकिन वो शायद सीधी इंद्रियों, अनुभवों और सहज ज्ञान पर ज्यादा आधारित हैं, न कि हमारी तरह अमूर्त अवधारणाओं और जटिल भाषा पर। इसलिए आखिरकार मूलर के लिए विचार और भाषा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, हमेशा साथ, एक दूसरे पर निर्भर। ये वाकई बहुत सोचने वाली बात है कि हम अपनी भाषा को कितना फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना, जबकि वो शायद हमारी पूरी सोच की बुनियाद हो। हाँ बिल्कुल, ये हमें अपने ही मन के काम करने के तरीके पर और हम दुनिया को कैसे समझते हैं, कैसे बयान करते हैं, उस पर गहराई से सोचने को मजबूर करता है। और हमारे श्रोताओं के लिए आज का अंतिम विचार शायद ये हो सकता है कि अगर मैक्स मुलर सही है और भाषा विचार से अलग नहीं हो सकती, तो क्या इसका मतलब ये है कि जब हम कोई नई भाषा सीखते हैं तो हम असल में सोचने का एक नया तरीका भी सीख रहे होते हैं? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। क्या अलग-अलग भाषाएं हमें दुनिया को सचमुच थोड़ा अलग ढंग से देखने में मदद करती हैं? इस पर विचार किया जा सकता है।